हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। एंड इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट रूल जो कि होगा कैविएट इम्पेटर। कैविएट इम्पेटर जिसे हम दूसरी वर्डिंग में बोलते हैं बायर बिवेयर। बायर बिवेयर। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो इस रूल को हम बोलते हैं क्रेता का सावधानी सिद्धांत। क्रेता का सावधानी सिद्धांत। बच्चों ये रूल है तो बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बायर कोई गुड्स परचेज करता है और उस गुड्स में कोई डिफेक्ट निकल जाता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है और जो कोई डिफेक्ट निकल जाता है तो उसके लिए ऑलवेज सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बल्कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर भी आती है। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई बायर गुड्स को परचेज करेगा तो परचेज करने के पहले उसको अच्छी तरह टेस्टिंग करेगा, उसको अच्छी तरह एग्जामिन करेगा और अपने आप को इत्मीनान करेगा, अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा कि जिस पर्पस के लिए वो गुड्स को परचेज कर रहा है उस पर्पस के लिए ऐसा गुड्स सूटेबल है भी या नहीं। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट मीन्स कि इस रूल के हिसाब से, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर बायर बिना कोई टेस्टिंग या एग्जामिन करे कोई गुड्स को खरीद लेता है और बाद में उस गुड्स में कोई डिफेक्ट निकलता है तो याद रखिए फिर ऐसे डिफेक्ट के लिए सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि ऐसे लॉस के लिए बायर को खुद लॉस बियर करना पड़ेगा। ऐसे डिफेक्ट के लिए बायर को खुद लॉस बियर करना पड़ेगा और वो सेलर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब भी कोई बायर गुड परचेज करे तो परचेज करने के पहले उसको अच्छी तरह टेस्टिंग कर ले, एग्जामिन कर ले और अपने आप को सेटिस्फाइड कर ले कि जिस पर्पस के लिए वो गुड्स को खरीद रहा है उसके लिए वो गुड्स सूटेबल होगा। अदरवाइज ऐसे डिफेक्ट के लिए बायर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और सेलर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। ओके, तो देखिए रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल अ बायर must buy goods only after satisfying himself। जब भी कोई बायर गुड्स को परचेज करे तो पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करे किस चीज के बारे में, ऑफ देयर क्वालिटी और फिटनेस, कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो फिटनेस है वो सूटेबल है या नहीं, इसके बारे में अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेना चाहिए। यानी उसको अच्छी टेस्टिंग कर ले, एग्जामिन कर ले, ये बायर की ड्यूटी होगी। इफ ही मेक्स अ बैड चॉइस, अगर वो गलत प्रोडक्ट को चूज कर लेता है तो फिर क्या होगा, he cannot blame the seller and claim damages। तो वो सेलर को कोई ब्लेम नहीं कर सकेगा और ना ही उसको कोई डैमेजेस के लिए क्लेम मिल सकेगा। तो एक्चुअली बच्चों ये जो हमारा रूल है कैविएट इम्पेटर का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी बायर के ऊपर डालता है कि बायर जब भी कोई गुड्स परचेज करे तो बिफोर परचेजिंग उस गुड्स को अच्छी तरह टेस्टिंग कर ले, एग्जामिन कर ले और ये बात समझ ले कि जिस पर्पस के लिए गुड्स को खरीदा जा रहा है उस पर्पस के लिए वो गुड्स सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि एक्चुअली सोचिए कि सेलर नहीं जानता कि आपका पर्पस क्या है जब तक कि आप उससे बताएंगे नहीं। तो अगर आप सेलर को अपना पर्पस नहीं बताते, अब बिना अपना पर्पस बताए गुड्स को खरीद लेते हैं तो वहां पूरी लायबिलिटी बायर के ऊपर ही मानी जाएगी और सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ऐसे गुड्स को न तो आप रिटर्न कर सकते हैं और न ही ऐसे डिफेक्ट के लिए आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये पूरा लॉस बायर को ही बेयर करना पड़ेगा। बात समझ आ गई कि कैविएट इम्पेटर रूल क्या कहता है कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करिए तो परचेज करने के पहले गुड्स को अच्छी तरह टेस्टिंग करिए, एग्जामिन करिए और तभी आप गुड्स को खरीदेंगे। अगर आप बिना टेस्टिंग एग्जामिन करें, लापरवाही से, नेग्लिजेंस से परचेजिंग करेंगे तो ऐसे मामले में अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसकी लायबिलिटी पूरी तरह से बायर के ऊपर होगी और सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऐसे गुड्स को न तो आप रिटर्न करा पाएंगे और नहीं लॉस के लिए कोई डैमेजेस के लिए क्लेम मिल पाएगा। ओके, अब समझिए बच्चों, ये जो हमारा रूल है कैविएट इम्पेटर का, ये बायर के अगेंस्ट जाता है जो कि बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। बट कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर हमारा ये कैविएट इम्पेटर रूल अप्लाई नहीं होता, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन टू द रूल। तो देखिए बच्चों, किन सिचुएशन में ये बायर बिहेवियर का या कैविएट इम्पेटर रूल अप्लाई नहीं होगा। देखिए फर्स्ट सिचुएशन कहती है कि वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। दैट मीन बच्चों समटाइम
प्रोडक्ट ऐसा टेक्निकल नेचर का होता है जिससे कि हम लोग ऑन स्पॉट टेस्टिंग या एग्जामिन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में जो बायर होता है वो सेलर के ऊपर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, और सेलर की स्किल और जजमेंट में विश्वास करते हुए वो गुड्स को खरीदता है। तो ऐसे मामले में लायबिलिटी पूरी तरह से फिर सेलर के ऊपर ही होगी और बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो अगर किसी बायर ने गुड्स को खरीदते टाइम अपना पर्पस बता दिया है, क्यों? क्योंकि वो गुड्स का कुछ टेक्निकल नेचर का है जिसकी वजह से वो ऑन स्पॉट उसको टेस्टिंग या एग्जामिन नहीं कर पा रहा है, तो उसने अपने पर्पस को बता करके गुड्स को खरीदा है। अब वो सेलर की स्किल और जजमेंट पर ट्रस्ट करके माल को परचेज करता है। तो ऐसे मामले में लायबिलिटी सेलर की मानी जाएगी और बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और फिर वहां पर ये रूल हमारा अप्लाई नहीं हो सकेगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, नंबर सेकंड एक्सेप्शनल केस कहता है मर्चेंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स। बच्चों, मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या होती है? तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का मींस होता है कि ऐसा माल, ऐसा गुड्स मार्केट में बिकने योग्य होना चाहिए। बच्चों समझो कि अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है कि वो कहीं से भी यूज नहीं हो सकती, उसको किसी तरह के यूज नहीं कर सकते, तो हम ये मानेंगे कि इट इज नॉट मर्चेंटेबल। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कंज्यूमर उसको एटलीस्ट यूज कर सके। तो अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी सपोज करो इतनी खराब होती है कि कंज्यूमर उसको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से यूज नहीं कर सकता, तो हम ये मानेंगे कि ऐसा गुड्स मर्चेंटेबल नहीं है, और ऐसे मामले में केवेट इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई नहीं होता, और ऐसे मामले में लायबिलिटी सेलर की मानी जाएगी, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, नंबर थर्ड लास्ट, कंसेंट बाय फ्रॉड। कंसेंट बाय फ्रॉड कि अगर सेलर ने गुड्स बेचते समय कुछ फ्रॉड किया है। अब फ्रॉड कैसे हो सकता है? जैसे मानिए कि सेलर ने गुड्स के बारे में कुछ क्वेरी किया था, लेकिन सेलर ने उसको गलत रिस्पॉन्स दे दिया, गलत आंसर दिया, जानबूझकर सेलर झूठ बोल रहा है, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि सेलर ने फ्रॉड किया है। अब बच्चों, फ्रॉड वाले केस में बायर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, फ्रॉड के केस में लायबिलिटी सेलर के ऊपर ही आएगी। ओके, तो अगर कोई सेलर जानबूझकर झूठ बोलता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को गलत बताता है, तो वो ऐसे केस में केवेट इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई नहीं होता, अब वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी सेलर के ऊपर मानी जाती है। ओके, तो ये थे हमारे एक्सेप्शनल केस। तो बच्चों, इन एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें तो एक नॉर्मल सिचुएशन में याद रखिएगा केवेट इंपॉर्टेंट रूल हमेशा अप्लाई होता है, जो इस बात के लिए बायर के ऊपर लायबिलिटी डालता है कि बायर जब भी कोई गुड्स को खरीदेगा उसको टेस्टिंग, एग्जामिन जरूर करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो गुड्स में कोई डिफेक्ट निकलता है, तो ऐसे डिफेक्ट के लिए लायबिलिटी सेलर के ऊपर नहीं, बायर के ऊपर आएगी। ओके बच्चों, तो ये था हमारा रूल फॉर केवेट इंपॉर्टेंट। होप सो आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया। तो गुड डे बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।